स्केलेटल सिस्टम क्या फिनिश? हाँ एक बार और, बोन्स ऑफ फोर लिम्ब पढ़ा दिया, पेक्टोरल गर्डल, और अब आएगी बारी बोन्स ऑफ हैंड लिम्ब, वो भी हो गया। एक बार दिखाना बोन्स ऑफ हैंड लिम्ब में कहाँ तक लिखा है? पटेला इज सीजामॉइड बॉन और ये सब बिटवीन टार्सल ये 7 एंकल जॉइंट लिखा लेता हूँ, स्टार लगा के लिखो। एंकल जॉइंट नहीं लिखा है शायद, स्टार लगा के लिखो। एक लाइन और स्टार लगा के लिखो। टार्सल्स अटैच टू टिबिया फिबुला and form ankle joint. Tibia fibula and form ankle joint. Tarsals attached to tibia fibula bone and form ankle joint It is hinge joint. It is hinge joint. फुल स्टॉप। ये था सा पूरा टॉपिक। तो हमारे पास 8 में से 7 टॉपिक फिनिश हो गए, सिर्फ पेल्विक गर्डल बचा है। आई थिंक डन। बाकी एक बार रिवाइज कर लेगा क्या? चालू कर फटाफट, शुरू से पढ़ो। पेक्टोरल गर्डल, फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब, तीनों पढ़ो जल्दी। जल्दी।
क्या हुआ, सब पढ़ा कुछ? सही है मामला? आइए स्टार्ट, ध्यान से एक बार जवाब देते जाओ। ऑडिबल विजिबल है ऑनलाइन में भी, जरा जल्दी से जवाब दो। स्टार्ट बोल रहा हूं मैं, और क्वेश्चन का जवाब देना। 1 2 3 स्टार्ट। बताना, ऑक्सीपिटल बोन इज अ पार्ट ऑफ एक्सिल स्केलेटन। क्या ऑक्सीपिटल बोन एक्सिल स्केलेटन में आती है? मजा आ गया, बताते जाओ। बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ओडोंटॉइड प्रोसेस। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। यस यस, एक बार और। बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, अच्छा। बिटवीन स्कल बोन, फाइब्रस जॉइंट। बिटवीन रिब एंड स्टर्नम, कार्टिलेजिनियस जॉइंट। शोल्डर जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिप जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एल्बो जॉइंट, हिंज जॉइंट। एल्बो जॉइंट, हिंज जॉइंट। बहुत बढ़िया। नी जॉइंट। फिबुला बोन फाउंड इन द फोर लिम। नहीं, याद रहेगा। जाओ। क्लेविकल बोन हैज 2 कर्वेचर। पक्का। Rib, one end attached to the thoracic vertebrae, one end attached to the sternum. So rib is called the bicephalic. Nahi. Number of floating ribs, 4. Number of bones in face, 14. Facial bones, 14. Cranial bones, axial skeleton. Lumbar vertebrae, 5. अरे यार, लंबर वर्टिब्रे 5। अगला सर्वाइकल वर्टिब्रे। वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रे 26। वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब 6। अरे यार, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब 6, टोटल 6। फर्स्ट 7 पेयर रिब्स आर वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब। फर्स्ट 7 पेयर रिब्स आर वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब। नहीं, आज के बाद यस स्टार्ट। 8 9 10 तार वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब। स्कैपुला इज ए बोन, इज ए पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल। एसिटाबुलम इज अ कैविटी ऑफ स्कैपुला। शायद ग्लिनॉइड कैविटी। स्कैपुला में ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी, स्कैपुला में ग्लिनॉइड कैविटी। एक्रोमेन प्रोसेस, स्कैपुला। ओडोंटॉइड प्रोसेस, एक्सिस। डेल्टॉइड रेज, ह्यूमरस। डेल्टॉइड रेज, ह्यूमरस। क्या बात है, सही है। नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स, 4। नंबर ऑफ सीजामड बोन, 4। अरे यार, नंबर ऑफ सीजामड बोन 4। पूरा पढ़ा के एक बार में। आज ये चैप्टर समाप्त है। जब तक सुना नहीं देगा अगला चालू नहीं होगा। पहले से बता देता हूँ, मैं ऐसे नहीं करता हूँ कोर्स कराने वाला। पहले एक चैप्टर पूरा डन, फिर अगला। कुछ बच्चों में मसल्स भी हो गया शायद, तो लोकोमोशन मूवमेंट पूरा है। बाकी जिनका बच्चा मसल्स भी लेने वाला हूँ मैं बस अभी। स्टार्ट। पहले बताओ यहाँ तक डन। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। और सुनाओ, और सुनाओ। बिल्कुल बढ़िया। बिटवीन स्कल बोन फाइब्रस जॉइंट, एटलस एंड एक्सिस। Atlas is a whole weight of skull bears on atlas. Movable bone of skull. Mandible. Bone does not articulate with any other bone. Hyoid. Tongue is associated with hyoid. अरे यार, सही है। तो हमारे पास पूरा कॉलर बोन, क्लेविकल, कॉलर बोन, क्लेविकल। बिटवीन रिब एंड स्टर्नम, कार्टिलेजिनियस जॉइंट। Between adjoining vertebrae, cartilaginous joint. Vertebral column has 4 curvature. Vertebral column has 26 vertebrae. Each vertebra is hollow. Cervical vertebrae 7. Thoracic 12. Done. पूरा चैप्टर। Appendicular में 126 bones. Occipital bone is part of appendicular. Clavicle is a part of appendicular. Clavicle is a part of appendicular. Occipital is a part of axial. क्या कर रहा है, याद है पूरा। Sternum is a part of axial skeleton. Axial skeleton. Maximum bones of body cartilaginous.
Sesamoid bone 4. Patella is a sesamoid bone. Patella is kneecap. Knee is a hinge joint. Elbow is a hinge joint. Interphalangeal is a hinge joint. Interphalangeal joint is a hinge joint. बिल्कुल परफेक्ट. यहाँ तक का लास्ट टॉपिक और इसको फ्री करके डिसऑर्डर और जॉइंट. सबसे बड़ी चीज पर जॉइंट में फायदा लग रहा है, केवल ऐसा लग रहा है ड्रॉ करना है, बाकी आपने सारे सुना दिए. सो स्टार्ट एक बार और स्टार्ट करते हैं. पेल्विक गर्डल टॉपिक डाल. पेल्विक गर्डल टॉपिक डाल बेटा. इसका 3D व्यू होता है, समझाने में थोड़ा सा टफ है, कोशिश करूंगा. इधर स्टार्ट. पेल्विक गर्डल वापस वही. अब की बार हैंड लिम को एक्सेल स्केलेटन से जोड़ेगी. पेक्टोरल गर्डल फोर लिम को जोड़ा था एक्सेल स्केलेटन से. एक्सेल स्केलेटन में स्टर्नम को चुना था. अब की बार रीढ़ की हड्डी को चुनेंगे, वर्टिब्रल कॉलम को. तो सामान्य भाषा में बोल, पैर को वर्टिब्रल कॉलम से जोड़ने वाली फेविकॉल. पेल्विक गर्डल. पेल्विक गर्डल 2 हाफ की बनी हुई है. एक हाफ एक हड्डी, एक हाफ एक हड्डी. एग्री. दोबारा बोलूंगा. पेल्विक गर्डल 2 हाफ की बनी हुई है. और ये रहा, ईच हाफ इज ए सिंगल बोन. पेक्टोरल गर्डल भी 2 हाफ की बनी है, बट ईच हाफ हैज 2 बोन. अब की बार सिंगल बोन. एंड दिस बोन इज कॉल्ड द कॉक्सल. इसे कॉक्सल बोन बोलते हैं. राइट वाली लेफ्ट वाली ऐसे करके कॉक्सल बोन. ये रही पेल्विक गर्डल की लोकेशन के लिए. ये बेल्ट हमारी, ये बेल्ट पूरी पेल्विक गर्डल पर है. यहाँ से लेके यहाँ तक बेल्ट का आधा हिस्सा एक हड्डी. यहाँ से लेके यहाँ तक बेल्ट का दूसरा हिस्सा दूसरी बॉन. 2 कॉक्सल बॉन. ये रही कॉक्सल बॉन. सच बात बताऊं, ये एक बॉन, ये रही एक कॉक्सल बॉन, ये रही दूसरी कॉक्सल बॉन. ये पूरी पेल्विक गर्डल. पेल्विक गर्डल आपके पैर को जोड़ने का काम करती है. एक्सेल स्केलेटन से पेल्विक गर्डल 2 बोन की बनती है. पेल्विक गर्डल की एक कॉक्सल बॉन 3 बोन के फ्यूजन से बनी हुई है. जब हम पैदा नहीं हुए थे उस समय एम्ब्रियो स्टेज में 3 बॉन बनती थी. वन इज इलियम, ये सुपीरियर है. इशियम और नेक्स्ट इज द प्यूबिस. इलियम, इशियम, प्यूबिस, ये तीनों मिल जाएंगे और तीनों मिलने के बाद बनाएंगे कॉक्सल बॉन. दिस इज कॉल्ड कॉक्सल बॉन. 1 कॉक्सल बॉन, 2 कॉक्सल बॉन इज अ पेल्विक गर्डल. पेल्विक गर्डल. ईच कॉक्सल बॉन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बॉन. आपका सपोर्ट चाहिए, इधर कुछ भी नहीं बनाना है. पहले इधर याद, ये पेल्विक गर्डल का ये पीछे वाला हिस्सा जो होता है, ये सुपीरियर सबसे बड़ी बोन होती है. ये मेरी हथेली की तरह. दिस वन इज कॉल्ड द इलियम. इलियम ये मेरे हथेली की तरह. इलियम सबसे बड़ी होती है और वो बॉडी के पीछे वाली साइड पे डॉर्सल होती है. रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ इलियम. इलियम के बीच में जो स्पेस है उसमें रीढ़ की हड्डी फिट हो गई. रीढ़ की हड्डी का लास्ट वाली शायद सैक्रम. वर्टिब्रल कॉलम की लास्ट बोन कौन सी थी? सैक्रम और कॉकेक्स. आया ना? पर एक बार को बहुत आराम से सुनना. सैक्रम और कॉकेक्स. पर अब आपका सपोर्ट चाहिए. सैक्रम बड़ी होती है, ये लीजिए सैक्रम, ये इस जगह पे, और ये नीचे की तरफ स्टूडेंट. ये रही दिस वन छोटी सी कॉकेक्स स्टूडेंट. तो ये सैक्रम बोन है और ये सैक्रम बोन जाके जुड़ जाएगी स्टूडेंट. एक बार और सैक्रम बोन. आया ना? दोनों इलियम पीछे जाके सैक्रम बोन से चिपक जाएगी. दोनों इलियम पीछे सैक्रम बोन से चिपक जाएगी स्टूडेंट. ये देखो इनके बीच में इलियो सैक्रल जॉइंट बना. अब आओ आगे. या तीनों बोन जो होती है ये पीछे की तरफ इलियम है. ये लीजिए यस, ये इलियम है और ये इस जगह पे यूं करके यूं मुड़ी. और प्यूबिस ये है आमने सामने फ्रंट में. वेंट्रल साइड पे दोनों प्यूबिस आमने सामने है. दोनों कॉक्सल बोन की प्यूबिस हमारी बॉडी के वेंट्रल साइड पे होती है और आमने सामने होती है. और जैसे बेल्ट का हुक लग रहा है, यही बेल्ट के हुक वाली जगह पे दोनों प्यूबिस को जोड़ेंगे. जहां बेल्ट का हुक है वहीं दोनों प्यूबिस को जोड़ने का काम करेंगे. ये रही प्यूबिस आमने सामने और जोड़ने का काम ये करेगा दिस वन. ये लीजिए एक कार्टिलेज है जो दोनों प्यूबिस को आमने सामने से जोड़ती है. बेल्ट का हुक बोल सकता हूं मैं इसका. एंड दिस इज कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस. क्या नाम देंगे? वाह भाई वाह, इसको प्यूबिक सिम्फाइसिस के नाम से बुलाया जाएगा. यह कार्टिलेजिनियस जॉइंट है. यह कार्टिलेज है जिससे दोनों कॉक्सल बोन जुड़ रही है. बहुत कॉक्सल बोन्स कनेक्टेड एट वेंट्रल साइड by cartilage. This cartilage called
इट इज कार्टिलेजिनियस जॉइंट। बॉडी में कार्टिलेजिनियस जॉइंट टोटल तीनों आ गए। वन बिटवीन रिब एंड स्टर्नम, वन बिटवीन एडजॉइनिंग वर्टिब्रे एंड वन इज आज के बाद तीनों तैयार। कार्टिलेजिनस जॉइंट पढ़ाऊं तो तीनों एग्जांपल बता देगा। आजा, दोनों कॉक्सल बोन आपस में जुड़ रही है प्यूबिक सिम्फाइसिस से। बॉडी की वेंट्रल साइड पे दोनों कॉक्सल बोन पीछे जुड़ रही है डॉर्सल साइड पे रीढ़ की हड्डी से, सैक्रम बोन से, इलियोसैक्रल जॉइंट से। एग्री? इधर आना। तीनों या इलियम, इस्चियम, प्यूबिस तीनों के फ्यूजन पॉइंट पे डिप्रेशन इज कॉल्ड एसिटाबुलम। ये नाम है कौन सा? एसिटाबुलम कैविटी। और शायद इसी कैविटी में फीमर का हेड आके फिट होगा। सो एट द फ्यूजन पॉइंट ऑफ दीज बोन्स अ डिप्रेशन प्रेजेंट कॉल्ड एसिटाबुलम कैविटी इन विच हेड ऑफ फीमर फिट। और यहाँ बनेगा हिप जॉइंट। तो 3 जॉइंट हो गए पेल्विक गर्डल के। एक तो पहला खुद आपस में जुड़ी, नाम प्यूबिक सिम्फाइसिस। एक पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी, नाम इलियोसैक्रल जॉइंट। और एक इस जगह पे जॉइंट हिप जॉइंट बना है, फीमर बोन से जुड़ी। तो एक बार और बताने दो, ये एसिटाबुलम कैविटी, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस और ये इलियोसैक्रल जॉइंट, ये हमारे पास पूरा तैयार। अब आपका सपोर्ट चाहिए या प्यूबिस और इस्चियम के बीच में स्टूडेंट, ये इतना बड़ा अपर्चर होता है एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। इसका नाम हो गया ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ये अपर्चर है, ये रहा स्टार्ट। ये प्यूबिस और इस्चियम के बीच में इतना बड़ा अपर्चर ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन होता है। लार्जेस्ट फोरामेन है बॉडी का। सब लोग फोरामेन मैग्नम को बोलते हैं, गलत है। ये सबसे बड़ा अपर्चर ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है। इससे ब्लड वेसल्स और नर्व अंदर जाती है पेल्विक गर्डल में। सुनो, पेल्विक गर्डल ने पूरा एरिया कवर कर लिया। पेल्विक गर्डल जिस एरिया को कवर करती है उसको पेल्विक रीजन बोलते हैं। और ये पेल्विक रीजन में रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीटरी सिस्टम दिया है भगवान ने प्रोटेक्शन के लिए। पेल्विक रीजन में ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन ऐसे होता है, इसमें से ब्लड वेसल्स और नर्व अंदर जाती है। लार्जेस्ट फोरामेन है, इस्चियम और प्यूबिस के बीच है। ये पढ़ाया पूरा पेल्विक गर्डल। क्लियर? पेल्विक गर्डल कनेक्ट हैंड लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटन। Pelvic girdle connect hand limb to the axial skeleton. Pelvic girdle has 2 halves. Each half is a bone called coxal bone. Each coxal bone is formed by fusion of ilium. At the fusion point of these bones, a depression, acetabulum, in with the femur head, between ischium and pubis, obturator foramen. At ventral side, both half connected by pubic symphysis. Done? Yeah, subtopic. I think clear. सही है मामला? So start. Pelvic girdle topic डाल. Pelvic girdle topic डाल. डायग्राम बनेगा जल्दी. बनाया साहब? Pubic symphysis, sacrum bone, acetabulum cavity. बना साहब?
हो गया? पहला स्टार लिखो फटाफट। pelvic girdle, पहला स्टार फटाफट। pelvic girdle connects pelvic girdle connect या joint lower limb to lower limb with axial skeleton. Pelvic girdle connect lower limb with axial skeleton. Full stop. अगला स्टार। pelvic girdle consists of two coaxial bonds. Pelvic girdle consists of two coaxial bonds. Two coaxial bonds. Full stop. अगला स्टार। Two coaxial bonds. Full stop. अगला स्टार। Each coaxial bond. अगला स्टार बेटा जी। Each coaxial bond is formed by fusion of three bonds. ब्रैकेट में लिख बेटा। ilium plus ischium plus pubis. ilium plus ischium plus pubis. अगला स्टार plus pubis. अगला स्टार। at fusion point of these bonds, at fusion point of these three bonds, a cavity present. At fusion point of these three bonds, a cavity present called acetabulum cavity. Called acetabulum cavity, in which thigh bone articulate. Acetabulum cavity in which thigh bone articulate. डन है बेटा। नेक्स्ट स्टार लगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिख। एट वेंट्रल सरफेस both coaxial bonds at ventral surface both coaxial bonds are connected. Both coaxial bonds are connected by pubic symphysis. Connected by pubic symphysis, which contain fibrous cartilage. कार्टिलेज के टाइप होते हैं। उसमें एक होती है फाइब्रस कार्टिलेज, एक होती है हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज शायद रिब और स्टर्नम के बीच। याद आ रहा है तुझे? तो ऐसे करके विच कंटेन फाइब्रस कार्टिलेज, यानी बेसिकली स्टार किसके ऊपर लगेगा? कार्टिलेज। फाइब्रस मत सोचना, ये तो इसका टाइप है जैसे हाइलिन कार्टिलेज। तो यहीं और कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए लिखा देता हूं। फुल स्टॉप। इट इज कार्टिलेजिनियस जॉइंट। कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए भी लिखा देता हूं। इट इज cartilaginous joint. It is cartilaginous joint. आजा बेटा आजा। नेक्स्ट कार्टिलेजिनियस जॉइंट फिनिश कर। अगला स्टार
अगला स्टार between ischium and pubis, between ischium and pubis, between ischium and pubis, obturator, obturator foramen present between ischium and pubis, obturator foramen present through which blood vessels and narrow pass, blood vessels and narrow pass, blood vessels and narrow pass, full stop, full stop. It is largest foramen. It is largest foramen of body, largest foramen of body. अगला स्टार, नेक्स्ट at dorsal end, both ilium bone articulate with a sacrum bone, both ilium bone articulate with a sacrum bone, both ilium bone articulate with a sacrum bone. सही है क्या? sacrum bone of vertebral column, sacrum bone of vertebral column, sacrum bone of vertebral column. full stop. pelvic girdle पढ़ा है साहब? समझ में आ रहा है कुछ? एग्री? ये तैयार? तो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा और हमारे को याद हुआ श्योर। इस्चियम और प्यूबिस का जो एंगल होता है डायग्राम में, ये देखो इधर, ये वाला एंगल, दिस वन, ये एंगल, ये एक वो एंगल है जो कि मेडिकल कॉलेज में इसकी वैल्यू पता चलेगी। और ये मेल और फीमेल में डिफर है। जी हाँ, मेल में और फीमेल में यही एक एंगल है जो डिफर होता है। इसलिए मेल में जो फीमेल जो होती है उसकी पेल्विक गर्डल वाइडर ज़्यादा होती है और मेल में थोड़ी लॉन्गर ज़्यादा। ये फ़र्क है पेल्विक गर्डल की शेप का। आज आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। पूरे स्केलेटल सिस्टम में 206 हड्डियाँ हैं। एक लड़के का एक लड़की का स्केलेटन अगर एक रूम में लटका हुआ है, प्रैक्टिकल में पूछते थे तो पता लगाना लड़के लड़की का कौन सा है, पता ही नहीं लगा सकते। एक जैसी हड्डियाँ हैं सिवाय पेल्विक गर्डल के। पेल्विक गर्डल देखा वाइडर है तो फीमेल। समझ में आ रहा है? अगर पेल्विक गर्डल यानी स्केलेटन कंपैरिजन में है, वाह 206 बोन एक जैसी होती है, कोई फर्क नहीं है। केवल एंगल की वजह से पेल्विक गर्डल वाइडर हो जाती है तो वो फीमेल का स्केलेटन है। श्योर? इसी प्यूबिक सिम्फाइसिस पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, शायद रिलैक्स चाइल्ड बर्थ के समय, खैर वो बात की बात। अभी तक 8 टॉपिक पढ़ा है, डन। चलो एक बार रेडी। एनसीईआरटी आज तो लाओ, तो अपना एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। फटाफट, हो सकता कोई वर्ड रह गया हो, जल्दी निकालो एनसीईआरटी। और मुझे ये बताओ कहाँ से छोड़ा एनसीईआरटी में, कहाँ तक पढ़ा हुआ है? शुरू से देखो एनसीईआरटी, शुरू से लो। पहला पेज बताओ, स्कल पढ़ा दिया गया? बिल्कुल ईमानदारी से क्लास में पढ़नी है एनसीईआरटी, एक शब्द भी नहीं। स्कल पढ़ा दिया गया, देखो एनसीईआरटी खोलें। पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, अगर एनसीईआरटी लाने में इशू है तो मोबाइल में डाउनलोड कर लेना। मोबाइल साथ में तो वहां पढ़ेंगे चाहे जो भी हो। पहले एक बार और एनसीईआरटी पहला पेज पढ़ा दिया, स्कल पेज पलटो जरा, दूसरे पे आओ। वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा दिया क्या? नहीं पढ़ा दिया? एग्री। अगले पे आओ, रिब्स। रिब्स भी हो गया। अब नीचे जाओ, रिब्स के नीचे वाला पॉइंट अब पढ़ो। द बोन्स ऑफ द लिम्स, वहां से पढ़ना चालू करो बिना डिस्टर्ब। रिब्स टॉपिक के नीचे से पढ़ना चालू, पूरा पढ़ो। पेल्विक पेक्टोरल गर्डल, एक एक लाइन। एनसीईआरटी निकाल लो सब लोग, रीडिंग करो उसकी।
फोल्ड लिम्ब, फ्रेनिलिम्ब, पेक्टोरल गार्डल, पेल्विक गार्डल, पूरा पढ़ना है एनसीईआरटी से। बेटा लास्ट बेंच में दिक्कत है, कुछ इश्यू है बेटा आपको? दिक्कत नहीं, आओ थोड़ी देर घूम आओ बाहर, एनसीईआरटी पढ़ो फिर। जल्दी चाहिए बेटा, पूरा पहला चैप्टर समाप्त की ओर है। बस इतना चाहिए कि एनसीईआरटी का कोई वर्ड ना छूटाओ मुझसे, यहीं पूछ लो। ये आपको घर पे करना होता, पर मैं चाहता हूँ मेहनत मेरे सामने करो जल्दी, फटाफट। मिल रहा होगा वैसे, सब आ रहा होगा। एनसीईआरटी तो बहुत बढ़िया लिखा अपन ने तो। फोल्ड लिम्ब कंप्लीट, अगले पे शिफ्ट हो, हैंड लिम्ब दिया हुआ हो गया। अब पेक्टोरल पेल्विक गर्डल पढ़ो एक बार। पेक्टोरल पेल्विक गर्डल पढ़ा, पूरा थ्योरी डन। लास्ट 2 टॉपिक बचे, जॉइंट्स और डिसऑर्डर फ्री करूं अगर आपके हो गए हो तो? कोई गुंजाइश तो नहीं छूटी? कुछ बता, कुछ रह गया हो तो बता। नहीं, हटाओ, स्टार्ट करें फिर और आ जाओ। और जॉइंट्स में भी टेंशन नहीं है, जॉइंट्स आ रहा हो। अब जो लोग पहली बार जॉइंट्स पढ़ेंगे उनको दिक्कत हो, हमें तो याद है, हमें तो बस एक कॉपी में लाना आज फ्लो चार्ट में। एक बार और, जॉइंट्स आ रहा हो। मूवेबल कौन है? मूवेबल, इमूवेबल, लिमिट मूवमेंट। बोन्स आर कनेक्टेड बाय fibrous connective tissue. Bones are connected by cartilage. Bones are connected by fluid filled cavity. क्या हो गया? टफ हो गया? No space between bones. Yes, cavity present between bones. Slightly space between bones. Joints are of, पहला एग्जाम्पल शायद between skull bone. Fibrous joint body में skull bone. फाइब्रस जॉइंट बॉडी का सेकंड एग्जांपल बताऊंगा, टूथ एंड जॉ बोन। आपका दांत जबड़े की हड्डी में जाके फिट हो गया, कभी भी नहीं हिलता है जीवन में, और जिस दिन हिलेगा या कुछ का उस दिन टूटेगा लास्ट। हाँ या ना? यानी फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल। एक बिटवीन टूथ एंड जॉ बोन, एक बिटवीन स्कल बोन। स्कल बोन जॉइंट इज कॉल्ड सुचर। भूल गया तू यार। हाँ या ना? आओ स्टार्ट करते हैं ऐसे फ्लो चार्ट में। श्योर? ऐसा सही है? कर ले स्टार्ट। जॉइंट्स लिख के 3 में डिवाइड कर, फटाफट। जॉइंट्स लिख के 3 में डिवाइड कर। आजा मेरे बेटा, फ्लो चार्ट बनेगा। जल्दी आजा, तीनों का नाम लिख ले फटाफट, एक एक करके इनके बारे में लिखते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है याद है पूरा। बस केवल पहला स्टार फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट के नीचे मेरे बेटा पहला स्टार। जॉइंट्स लिख के 3 में डिवाइड कर। फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। इस पेज पे पूरा याद कराना चाहता हूँ जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट में पहला स्टार लिख, इमूवेबल। इमूवेबल जॉइंट, शॉर्ट में पूरे एक एक वर्ड आना चाहिए इसका। इमूवेबल जॉइंट, नो स्पेस बिटवीन बोन्स। नो स्पेस बिटवीन बोन्स लिख, नो मूवमेंट लिख। इमूवेबल बोलते हैं नो मूवमेंट। नो स्पेस बिटवीन बोन्स। अब लिख बोन्स किससे जुड़ी हुई है वो लिख। बोन्स आर कनेक्टेड बाय, बोन्स आर कनेक्टेड बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। Bones are connected by fibrous connective tissue लिख। Bones are connected by fibrous connective tissue। पहुंची के गाड़ी यहां तक है? गुड बेटा गुड। एग्जाम्पल पे जा, सीधा रुके मत। एग्जाम्पल अलग अलग लाइन में फर्स्ट लिख, बिटवीन स्कल बोन्स। स्कल बोन्स, इसके नीचे ब्रैकेट में स्विचर्स। स्कल बोन का सेकंड लेग
between tooth and jawbone, tooth and jawbone, between tooth and jawbone, fibrous joint, do not allow any movement. Bones are connected by fibrous connective tissue. शानदार. नो स्पेस बिटवीन बॉन्स. ओके सर, ओके. पहला टॉपिक समाप्त होता है. दिक्कत है तो आ जाओ, स्टार्ट. इसको सेपरेट कर लेते हैं, हल्का सा बस ये लाइन खींचिए नीचे. स्टार्ट. कार्टिलेज इन अ जॉइंट. आ जाओ साहब, पहला स्टार्ट. बॉन्स आर कनेक्टेड बाय. कार्टिलेज इन अ जॉइंट में लिखो बॉन्स आर कनेक्टेड बाय. Bones are connected by cartilage. Bones are jointed by cartilage. Full stop. अगला स्टार लिखो. It permits limited movement. It permits limited movement. It permits limited movement. Limited movements. It permits limited movement. चलो साहब, अगला एग्जाम्पल आ जाओ. कार्टिलेज इन ए जॉइंट. शायद पहला बिटवीन एडजॉइनिंग वर्टिब्रे. बस यार, एक तो होता कि इसको याद करना पड़ता. सोचो कितना टफ. एक होता बस केवल लिख रहे हैं, याद पहले करा दिया. आप इस चीज़ में नहीं सोच रहे. जनरली लास्ट में टॉपिक है, सब टीचर लास्ट में बेटा जॉइंट्स पढ़ाता हूँ आपको. मैंने पहले याद करा. बिटवीन एडजॉइनिंग वर्टिब्रे पहला स्टार. एग्जाम्पल नंबर 2 तू बता. बिटवीन रिब एंड स्टर्नम. तीसरा भी बोल दे. प्यूबिक सिम्पाइसिस. तीनों याद है. स्टार्ट. बिटवीन रिब एंड स्टर्नम. बिटवीन रिब एंड स्टर्नम. जल्दी आ जा फटाफट. बिटवीन रिब एंड स्टर्नम. अगला आ जा. Between pubic symphysis. Pubic symphysis. ये दोनों के नीचे ऐसे कर दो, बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट. सेपरेट कर दो बस. फ्लो चार्ट ऐसा बढ़िया याद. अब अगर इधर जगह है तो ठीक है, नहीं तो नीचे आओ. फिर साइनोवियल और साइनोवियल जॉइंट में बताना चाहता हूँ कुछ. ध्यान से सुनना सब लोग. हो गया क्या? आ जाओ इधर. साइनोवियल जॉइंट में ये एक बोन होती है. बहुत आराम से सुनना. ये बोन, ये दूसरी बोन होती है. दो बोन के बीच में है ये साइनोवियल जॉइंट. ये लो साहब, यह. अब ये एक बोन, ये दूसरी बोन, आपका सपोर्ट. दोनों बोन के बीच में कैविटी होती है, जिसे साइनोवियल कैविटी कहा जाता है. साइनोवियल कैविटी, ये हमारे पास पॉइंट है. दोबारा बोलने का मन. यह दोनों बोन के बीच में कैविटी है, उसे साइनोवियल कैविटी कहा जाएगा. उस साइनोवियल कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ है. ये रहा फ्लूइड, ये रहा फ्लूइड, ये रहा फ्लूइड. ये एक बात बता रहे हैं. स्टार्ट. ये इसे साइनोवियल फ्लूइड के नाम से बुलाया जाएगा. दोनों कैविटी में स्पेस होता है. दोनों बोन के बीच एक बढ़िया स्पेस है. उस स्पेस को साइनोवियल कैविटी कहते हैं, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है. साइनोवियल फ्लूइड होता ही है. ये लीजिए, ये लुब्रिकेशन का काम करता है, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट कराता है. उम्र बढ़ने के साथ इसी फ्लूइड का अमाउंट कम होता जाता है, इसलिए जॉइंट्स में स्टिफनेस आती है. स्टिफनेस इन जॉइंट्स ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ साइनोवियल फ्लूइड. बुढ़ापे में, ओल्ड एज में इतना फ्री मूवमेंट नहीं होता, दर्द होता है उन लोगों को जब भी उठते बैठते. ये यहाँ जॉइंट्स में पेन में दर्द हो रहा है, उसका रीजन है ऑयल कम हो जाना, यानी फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाना. ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट के लिए है. आपको बताने का मन कि इस फ्लूइड को आराम से सुनना. इस फ्लूइड को सीक्रेट करने वाली लेयर ये होती है. ये लीजिए, जो इस फ्लूइड को सीक्रेट करती है लेयर साइनोवियल मेम्ब्रेन कहलाती है. स्टूडेंट, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है. लेयर का नाम अगर कोई पूछे तो आज ये तैयार. इसे साइनोवियल मेम्ब्रेन के नाम से बुलाया जाता है. ये लीजिए, और यही सीक्रेट करती है इस लिक्विड को, साइनोवियल मेम्ब्रेन. स्टूडेंट, और पढ़ाऊंगा. इस तरह के जॉइंट्स में एक इशू था, जब जॉइंट मूवमेंट करेगा तो हड्डी एक दूसरे से ऐसे टकराएगी, तो फिर लंबे समय तक जॉइंट्स चल नहीं पाएगा. तो क्या सॉल्यूशन लाए? या इस तरह के जॉइंट्स में बोन की टर्मिनल एंड को कवर करती है एक पतली सी लेयर, कार्टिलेज की बनी लेयर. ये रही कार्टिलेज की बनी लेयर, और वो लेयर है, इसको कवर करने का काम करती है. लेयर का नाम आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है. ये लीजिए, अब कभी भी जब भी मूवमेंट होगा
कभी भी बोन नहीं टकराएगी आपस में, कार्टिलेज टकराएगी, कार्टिलेज तो फ्रिक्शन नहीं होगा। आर्टिकुलर कार्टिलेज, इस तरह के जॉइंट्स में हमेशा लॉन्ग बोन के एंड्स पर आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है। ये लीजिए, अब हुआ, अब ये जॉइंट्स अपनी जगह पे बना रहे, इसकी व्यवस्था भी करके देनी पड़ेगी। तो दोनों हड्डियों को रस्सी से पकड़ के बांध देते हैं। ये रही रस्सियाँ जो दोनों हड्डियों को बंद कर देती है, बांध देती है, और पूरा जॉइंट एक कैप्सूल में बंद हो जाता है रस्सियों के। रस्सियों का नाम शायद लिगामेंट, बोन टू बोन लिगामेंट होता है। सो आप लिखो कैप्सूल ऑफ लिगामेंट स्टूडेंट। ये है आज आपके सामने एक टॉपिक स्टूडेंट जिसका नाम है साइनोवियल जॉइंट। बोन्स आर कनेक्टेड बाय फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। मूवेबल जॉइंट है, जगह मिलती है, ये इसके बारे में सारी नॉलेज। एग्री? साइनोवियल जॉइंट टॉपिक डाला और ये बनाया, पहले डाला हुआ है टॉपिक साइड में, वहाँ जगह हो तो वहाँ, नहीं तो नीचे लो इसको बनाओ इसको डायग्राम को। साइनोवियल जॉइंट लिखा, वहीं डायग्राम बनाओ। हाँ जी, बना, बोलो सही है। नीचे थ्योरी लिखाते तो हम इसके डायग्राम पे नीचे थ्योरी लिखो। इट इज मूवेबल जॉइंट, it is movable joint, movable joint, full stop. In this bones are connected by, jointed by, in this bones are jointed by a fluid filled synovial cavity, fluid filled synovial cavity, full stop. This synovial fluid secreted by, this synovial fluid secreted by synovial membrane, this synovial fluid secreted by synovial membrane, full stop, full stop. Ends of bones, the ends of bones are covered by, layer of cartilage. Ends of bones covered by layer of cartilage, called articular cartilage, called articular cartilage. Full stop, full stop. Done. Clear है क्या मामला? Start. Bones are, yeah, full stop इसी में लिख लो. This joint is covered by capsule of ligaments. This joint is covered by capsule of ligaments. Done. अब सुनो, साइनोवियल जॉइंट के टाइप चलेंगे जो आपने सुने थे नाम। तो स्टार्ट, अपन इसके टाइप कर रहे हैं। अब आपके पास वहाँ डायग्राम के नीचे जगह हो तो वहाँ से ऐसे करके यूँ लिया और यूँ कर लो, और नहीं तो कोई बात नहीं, अलग अलग नाम चलेंगे। फटाफट उस लाइन को डिवाइड कर दो पूरे पेज पे ऐसे करके। साइनोवियल जॉइंट जो लिखा आपने, थ्योरी लिखी, उसके नीचे से
और नहीं तो अलग से ले लो। साइनोवियल जॉइंट के टाइप कर दो, साइनोवियल जॉइंट टाइप ये लिख लो आप तो अलग से, और फिर यूं कर दो आप। साइनोवियल जॉइंट के टाइप लिख के यूं डिवाइड कर दो। एक के नीचे लिखो बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक के नीचे लिखो हिंज जॉइंट, एक के नीचे लिखो पाइवॉट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवॉट जॉइंट। एक लिख लो ग्लाइडिंग जॉइंट, और एक वर्ड लिखो और लास्ट दिस वन सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट। या ऐसे करके डिवाइड कर दो पूरे साइनोवियल जॉइंट। फ्लो चार्ट में फटाफट पूरा जॉइंट टॉपिक टिप्स पे करना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जॉइंट टॉपिक से हैं, तो जॉइंट टॉपिक टिप्स पे करते हैं फटाफट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवॉट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट। और आ जाओ स्टार्ट करते हैं। बॉल एंड सॉकेट शायद शोल्डर जॉइंट, ये लिखो साहब शोल्डर जॉइंट का जीरो डॉट। अगला हिप जॉइंट, हिप जॉइंट। शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट। अब आ जाओ हिंज जॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये दोनों लिखे नहीं लिखे? हिंज जॉइंट मेरे साथ बोल के याद करवाओ पहले, मैंने याद करा दिया, सारी मेहनत है। नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, इंटरफेरेंजियल जॉइंट, एंकल जॉइंट। हाँ या ना? आ जाओ स्टार्ट। नी जॉइंट, जे डॉट लिखना बस बार बार। एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, इंटरफेरेंजियल जॉइंट, इंटरफेरेंजियल जॉइंट, इंटरफेरेंजियल जॉइंट। अगला आ जाओ पाइवॉट जॉइंट। बेटा बिटवीन एटलस एंड एक्सिस है। और बेटा एक और बात, शानदार, बिटवीन रेडियस एंड अल्लाह लिखा है शायद दोनों। आ जाओ बस पाइवॉट जॉइंट में बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। अगला बिटवीन रेडियस एंड अल्लाह। अगला लिखो ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स, आए ना? बिटवीन कार्पल्स, बिटवीन टार्सल्स, बिटवीन कार्पल्स, बिटवीन टार्सल्स। फटाफट आओ भाई, सब लोग रेडी हो जाना चाहिए। पूरा पूरा जॉइंट देख लो अब आप। और ये पेज हमें याद करना पड़ता अगर हम इसको रेडी नहीं करते तो। और सच में ये ऐसे ही पढ़ा है, जॉइंट्स ऑफ 3 टाइप करके थ्योरी में लिखाते हैं या फ्लो चार्ट। पर बात ये है कि सारे एग्जाम्पल हमें याद है। एक और बात, बस एक लास्ट एक्स्ट्रा देखना कुछ 1 मिनट। ये जब वर्टिब्रे की स्ट्रक्चर होती है ना, ये रही वर्टिब्रे की स्ट्रक्चर, तो ऐसे करके उसके ऊपर हुक निकल रहे होते हैं या ऊपर नीचे, इन्हें बोलते हैं जाइगोपोफाइसिस। ये लो जाइगोपोफाइसिस।
फाइसिस, ये हुक का नाम होता है इनका वर्टिब्रे में। तो ये रहा एक वर्टिब्रा, ये उसका जाइगोपोफाइसिस, इधर भी, नीचे वाला भी। तो ये हो जाएगा प्री, ये हो गया पोस्ट। जब एक वर्टिब्रे को दूसरे वर्टिब्रे पे रखेंगे तो इनके जाइगोपोफाइसिस टच करेंगे, ऊपर वाले का पोस्ट नीचे वाले के प्री से, तो इनके बीच में होगा ग्लाइडिंग जॉइंट। बहुत पहले का स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं जब, इसलिए अब हट गया है, सब कुछ नहीं है, पर फिर भी स्किप नहीं करेंगे, एक लाइन जरूर लिखेंगे, बिटवीन जाइगोपोफाइसिस ऑफ वर्टिब्रे। जाइगोपोफाइसिस ऑफ वर्टिब्रे। जाइगोपोफाइसिस ऑफ वर्टिब्रे। चलो साहब डन, लिखा मामला। और अब इधर आ जाओ, सैडल जॉइंट। और अब देखो सैडल जॉइंट सिर्फ एक जगह, हाथ के थंब में, और ये रह जगह पे, और वो भी उसकी मेटाकार्पल और कार्पल के बीच, मेटाकार्पल और कार्पल के बीच यहाँ जॉइंट होगा। तो अंगूठे के मेटाकार्पल कार्पल के बीच में सैडल जॉइंट है। इंपॉर्टेंट, लिखना चालू, बिटवीन मेटाकार्पल एंड कार्पल ऑफ थंब, मेटाकार्पल कार्पल ऑफ थंब। सही है क्या मामला? चलिए बहुत बढ़िया। और इसी के साथ तैयार, ये हमारे पास ये रेडी जॉइंट्स टॉपिक। क्या हुआ? सही है, ईमानदारी लगा, थोड़ा सा जल्दी से पढ़ ले इसको, पूरे जॉइंट्स को। सबसे ज्यादा वेटेज है, जल्दी पढ़ ले मेरी कॉपी से, अभी याद होगा। बेटा जी इधर देखना, आपको याद हो गया होगा शायद, यानी स्केलेटल सिस्टम में बोन पूरी पढ़ा दी, जॉइंट्स पूरा पढ़ा दिए। लास्ट टॉपिक डिसऑर्डर। और स्केलेटल सिस्टम में दो वैरायटी के डिसऑर्डर है। पहला डिसऑर्डर का नाम होता है बोन्स में इशू आ जाए, दूसरा डिसऑर्डर बोन बिल्कुल सही है, जॉइंट्स में इशू आ जाए, जॉइंट्स में दर्द रहे। तो स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। वन इज कॉल्ड द ऑस्टियोपोरोसिस स्टूडेंट, ये ऑस्टियोपोरोसिस है, एंड वन इज कॉल्ड द आर्थराइटिस स्टूडेंट। ध्यान से सुनना एक बार और, ऑस्टियोपोरोसिस एक कोने पे लिखो, आर्थराइटिस एक कोने पे लिखो जल्दी। डिसऑर्डर, स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर दो वैरायटी में डिवाइड किए जाते हैं। एक का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, एक का नाम है आर्थराइटिस। एक कॉर्नर पे लिखो ऑस्टियोपोरोसिस, एक पे लिखो आर्थराइटिस। एक कॉर्नर पे लिखो ऑस्टियोपोरोसिस, एक कॉर्नर पे लिखो आर्थराइटिस। इधर आ जाओ जरा फटाफट, डिसऑर्डर। और अब इधर सुनना, ऑस्टियोपोरोसिस बोन्स का इश्यू है। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स बिकम वीक, थिन, पोरस, हड्डियों में छेद हो जाता है जगह जगह पे, बोन मास डिक्रीज होने लगता है, चांसेस ऑफ फ्रैक्चर इंक्रीज, बोन बड़ी पतली कमजोर हो जाएगी। इस बीमारी का नाम ऑस्टियोपोरोसिस है स्टूडेंट। ऑस्टियोपोरोसिस, ध्यान से सुनना, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में पोर्स, बोन बिकम वीक, थिन, पोरस, चांसेस ऑफ फ्रैक्चर हाई, बोन मास डिक्रीज। सच बात बताऊं, ये इसको एज रिलेटेड डिसऑर्डर बोला गया है। और इसका रीजन क्या है?
कॉमन कॉज इज द डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। बहुत आराम से सुना मैं जो बताने जा रहा हूं। ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर वर्ड आपने कैसे यूज कर दिया, सुनना इधर। सेक्स हार्मोन बोन्स को स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। लड़के में एंड्रोजन और लड़की में एस्ट्रोजन। अब लड़के में एंड्रोजन आता रहेगा, फिर पर फीमेल के अंदर मीनोपॉज एक वर्ड आता है 48 से 50 साल की उम्र पर, और ऐसी कंडीशन में एस्ट्रोजन का सीक्रेशन बंद हो जाता है। उसके बाद तो फीमेल के अंदर बोन्स जो होती है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कमजोर होने लग जाती है, और बोन जो होते हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ शिफ्ट होने लग जाती है, पतली कमजोर। तो फीमेल के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस का एक रीजन आ रहा है, वो है कॉमन कॉज ऑफ वो आ रहा है डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, यानी उम्र बढ़ने पर, बुढ़ापा आने पर फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस होने हैं। और उसका कारण क्या है? मीनोपॉज होना है तो एस्ट्रोजन बंद होना है। मेल में एंड्रोजन आ रहा है तो स्ट्रेंथ बनी रहेगी, यह है एक रीजन। तो आज बहुत आराम से सुना इस लाइन को। इट इज एज रिलेटेड डिसऑर्डर बिकॉज कॉमन कॉज इज डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। अब एक बात बताओ, 25 साल के लड़के या 25 साल की लड़की में नहीं हो सकता कि बीमारी? बिल्कुल हो सकती है। उसके दो रीजन है आपके बाद। एक नाम सुना कभी, पैराथार्मोन, पीटीएच, अरे यार केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर, बहुत वेटेज वाला चैप्टर, एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से बुलाया जाता है। उस चैप्टर के अंदर पीटीएच और पैराथार्मोन हड्डियों में से कैल्शियम निकालता है। ये पीटीएच अगर ज्यादा आएगा तो ज्यादा कैल्शियम निकलेगा, यानी ड्यू टू हाई लेवल ऑफ पीटीएच से भी ऑस्टियोपोरोसिस होगा। डने क्या? हाई लेवल ऑफ पीटीएच से भी ऑस्टियोपोरोसिस होगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई मैंने, एग्री। एक और बात, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी ऑस्टियोपोरोसिस होगा। श्योर? तो पूरा ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में पूरा लिखते हैं, यहां तक लिखना, फिर आर्थराइटिस पे तो एक लाइन है, इसको नीचे लाएंगे। पूरा लिखना चालू करो, ऑस्टियोपोरोसिस पे पूरा लिखो। इट इज एज रिलेटेड डिसऑर्डर। It is age-related disorder. Full stop. लिखते जाओ। It's a common cause is decreased level of. अगला, it's a common cause is decreased level of estrogen. Common cause is decreased level of estrogen. Full stop. In this bone mass decrease, and chances of fracture increase. Bone mass decrease and chances of fracture increase. Full stop. Increase. Full stop. In this, bones become weak, thin, porous. Bones become weak, thin, porous. Bones become weak, thin, porous. Full stop. एक और स्टार. It is also due to deficiency of vitamin D and high level of PTH, high level of PTH. Finish. Full stop. बताइए साहब, कुछ समझ में आया? नहीं आया? एक बार और मुझे ध्यान से आराम से बताने दो इस बात को। एक बार और दोबारा सुनो। क्या ऑस्टियोपोरोसिस जाने बेटा जी? ऑस्टियोपोरोसिस में क्या खराब हुआ है? बोन्स। तो ये बोन्स की प्रॉब्लम है। बोन पतली कमजोर हो गई, छेद हो गए जगह जगह।
उसमें कैल्शियम लेवल गिर गया, उसकी डेंसिटी गिर गई, उसका बोन मास गिर गया है, इसलिए जैसे कहीं भी टक्कर लगी, दीवार पे कुछ हुआ, खट से हाथ टूट जाएगा, चांसेस ऑफ फ्रैक्चर हाई। इसका असली रीजन, इसको एज रिलेटेड डिसऑर्डर क्यों बोला? क्योंकि फीमेल की वजह से बोला, उम्र बढ़ने के साथ उसमें होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन बंद हो रहा है। एग्री है क्या मामला? ये तैयार? इधर अब आएगा जॉइंट्स का इशू। जॉइंट्स पे दर्द होना, मूवमेंट कराने पे सूजन आ जाना, तो इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स इज कॉल्ड। अब जॉइंट्स पे सूजन आ गई, ये डॉक्टर ने आइडेंटिफाई कर लिया इन्फ्लामेशन है, आर्थराइटिस है। पर आर्थराइटिस का कारण क्या है? उसके बेस पे 3 आर्थराइटिस मेडिकल कॉलेज में, और वह स्टार्ट ड्यू टू की वजह से, रीजन की वजह से। तीनों में जॉइंट्स पे सूजन तो आ रही है, पर कारण क्या है? पहला गाउट, और उसमें है, समझ में आ रहा है? एक काम करो, लो फिर 3 में डिवाइड करो, फिर कारण लिखाता हूं। स्टार्ट। आर्थराइटिस के नीचे लिखो ड्यू टू इन्फ्लामेशन, इट इज ड्यू टू, या एक मिनट, इन दिस इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स अकर। आर्थराइटिस के नीचे लिखो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स अकर। अब इसको 3 में डिवाइड करो। अब इसको 3 में डिवाइड करो। एक के नीचे गाउट, एक के नीचे ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक के नीचे गाउट, एक के नीचे ऑस्टियोआर्थराइटिस मेरे बेटा, एक के नीचे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। गाउट तीनों में डिवाइड है, और नहीं तो एक एक करके ले लो फास्ट। अब गाउट के बारे में बता रहा हूं, इसमें सूजन तो आ रही है जॉइंट्स पर कारण क्या है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का डिपोजिशन, अगर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स अगर जॉइंट्स पे आएंगे तो वो सूजन पैदा कर देते हैं। तो इट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एट जॉइंट्स। क्या हो गया? सही है, यूरिक एसिड आया तो गाउट। एग्री? नीचे स्टार लगा, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ crystals, uric acid crystals, accumulation of due to accumulation of uric acid crystals at joints, full stop। आ जाओ बेटा, चैप्टर बिल्कुल समाप्ति, फिनिश, और चल रहा है पूरा चैप्टर, टिप्स पे हो रहा है। डिसऑर्डर भी याद आज के बाद, ऑस्टियोपोरोसिस का मीनिंग याद, आर्थराइटिस का मीनिंग याद, गाउट इज ड्यू टू याद। अब सुनो इधर, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? मैंने आपको बताया था साइनोवियल जॉइंट में बोन के एंड पे कार्टिलेज होती है। मैंने आपको कहा था कभी भी फ्रिक्शन नहीं होता, इससे जिंदगी भर जॉइंट चलता है, वरना अगर ये नहीं होती तो आज बोन में फ्रिक्शन होने से बोन कब की खत्म हो जाती, और जॉइंट करीब 20-25 साल चलता, लिए उम्र भर चलता है यार। उसका कारण ये, पर कई बार कुछ लोगों में इस कार्टिलेज का ओसिफिकेशन हो जाता है, उसमें कार्टिलेज के बजाय हड्डी बनने लग जाती है। ऐसे लोगों में जब भी मूवमेंट होगा जॉइंट पे बहुत दर्द होगा, या और तब बीमारी का नाम ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज का ऑसिफिकेशन हो गया, और वो खुद एक पतली हड्डी बन गई। एग्री? स्टार्ट। ऑस्टियोआर्थराइटिस में नीचे लिख, चालू कर, ड्यू टू ऑसिफिकेशन ऑफ articular cartilage, due to ossification of articular cartilage of joints, बेटा अगला आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस।
बहुत शानदार चीज पढ़ा रहा हूं। शायद जॉइंट के ऊपर एक साइनोवियल मेम्ब्रेन थी जो साइनोवियल फ्लूइड सीक्रेट करती है। उस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन आ जाता है और वो ज़्यादा अमाउंट में साइनोवियल फ्लूइड सीक्रेट करती है। उसका रीजन हमारी बॉडी की एंटीबॉडी है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ। ऑटो इम्यून ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आता है। वहाँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस बढ़िया लेवल पे दिया हुआ है। एनसीईआरटी ने इसको यहाँ नहीं दिया, पर आप सुन लो अभी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। पहला स्टार, इसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन आ जाती है। दूसरा स्टार, इसमें साइनोवियल फ्लूइड का प्रेशर बहुत बढ़ता है। तीसरा स्टार, इसलिए ये जॉइंट्स काम में लो या नहीं लो, दर्द होता रहता है 24 घंटे। बाकी में तो मूवमेंट करने पर दर्द होगा, इसमें हमेशा जॉइंट्स में दर्द है। यह साइनोवियल मेम्ब्रेन के सूजन से होने वाला, फ्लूइड ज्यादा होने से। स्टार लगा के लिखेंगे इसमें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। दूसरा स्टार लिखेंगे इन्फ्लामेशन इन साइनोवियल मेम्ब्रेन। इन्फ्लामेशन इन साइनोवियल मेम्ब्रेन। तीसरा एक और स्टार, साइनोवियल फ्लूइड अमाउंट इंक्रीज। Synovial fluid amount increases. Done. क्या हुआ जी? कुछ समझ में आया? और ये जॉइंट एक बार और डिसऑर्डर, ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस, ये भी याद हुआ नहीं हुआ? अच्छा सुनो एक और बात। साइनोवियल फ्लूइड बुढ़ापे में कम होने से स्टिफनेस, और साइनोवियल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाने से कंफ्यूजन ना हो, इसलिए लिखा देता हूं नीचे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज इश्यू ना हो जाए। स्टार लगा के लिख नीचे एक लाइन, ये तो फिनिश हुआ। एक दो स्पेशल पॉइंट लिखाता हूं, लिख पहला स्टार। इन ओल्ड एज स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स, इन ओल्ड एज stiffness of joints is due to stiffness of joints is due to decreased level of synovial fluid, decreased level of synovial fluid, decreased level of synovial fluid, full stop, full stop। समझ में आया? एक और बात बताता हूँ, एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज करा, आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। दिस वन इज कॉल्ड द, ये हमारी बॉडी में कभी भी कोई मूवमेंट होता है, वो उसके लिए एक वर्ड यूज कर रहा है एनसीईआरटी ने, फलक्रम। सुन रहे हो आप? ये फिजिक्स का एक शब्द है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कुएं की बाल्टी वाला पुली वाले क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, बस वो वाला क्वेश्चन करने के लिए ये पुली होगी, मान लीजिए इसके ऊपर ये रस्सी लटक रही, यहाँ से आप खींचोगे तो ये फोर्स हो जाएगा, यहाँ जो बाल्टी है वो रेजिस्टेंस लगाएगी। बोल हाँ, तीन शब्दों की वजह से काम चलता है, फोर्स हो जाएगा, पुली हो जाएगा या रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये जो पुली वाला केस है जहाँ कार्यक्रम चल रहा है, इसको फलक्रम बोला जाता है। ऐसी आपके अंदर मूवमेंट है, मुझे इस हाथ को उठाना है, बहुत लॉजिकल समझना फिजिक्स में, ये वही चीज यहाँ पर है, मुझे इस हाथ को उठाना है, तो जॉइंट हो गया पुली वाला काम, यानी फलक्रम। हाथ को खींचने का काम कर रही है मसल फोर्स जनरेट कर रही है, और हाथ की ये हड्डी रेजिस्टेंस। तो एक बार थोड़ा सपोर्ट करना, ये मूवमेंट। आज के बाद आपकी बॉडी में भी कोई मूवमेंट तीन शब्दों से बनता है, एक का नाम फोर्स होता है, एक फलक्रम होता है, और एक रेजिस्टेंस होता है। बोन हमेशा रेजिस्टेंस का व्यवहार करती है, जॉइंट्स हमेशा फलक्रम का व्यवहार करता है, और फोर्स मसल के कॉन्ट्रैक्शन से जनरेट होता है, तब जाके आपका मूवमेंट होता है। फिजिक्स के इस टॉपिक का आराम से सीक्वेंस आ गया। फलक्रम, जॉइंट्स एक्ट एज ए फलक्रम। दोबारा बोलूंगा, मूवमेंट के समय जॉइंट एक्ट एज ए फलक्रम। ये याद हुआ? तो इस चैप्टर के लास्ट स्टार ये है, पर आशा कर रहा हूं यहां तक समझ में आया। मूवमेंट के लिए तीन शब्द चाहिए थे, तीनों बता दिए। सो स्टार लगा के लिख, ड्यूरिंग मूवमेंट, ड्यूरिंग मूवमेंट
joint act as a fulcrum, and force generated by the muscle contraction, force generated by the muscle contraction. Full stop. Done. चलिए साहब, कंप्लीट मामला क्लियर हुआ नहीं हुआ? स्केलेटल सिस्टम एनसीईआरटी निकाल लें फटाफट एक बार और, लास्ट बचे हुए एनसीईआरटी भी फ्री करें. अपन ने पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल पढ़ा था, ये पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल पढ़ा था नहीं पढ़ा था? उसके बाद से नीचे जॉइंट्स टॉपिक दिया हुआ है, एक बार रिवाइज करो पहले मेरे साथ. आप इसको घर से पढ़ना, बाकी इधर रिवाइज करो. क्या कुछ समझ में आया? स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टार्ट बोलते जाना. 1 2 3. जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, एटलस एंड एक्सिस, रेडियस एंड अल्ना, शोल्डर जॉइंट, adjoining vertebrae, pubic symphysis, between skull bone, between carpal and metacarpal, saddle joint. ईमानदार से बताता जा. This is saddle joint between skull bones, fibrous joint. अरे यार, pubic symphysis, cartilaginous joint, rib and sternum, cartilaginous joint, hinge joint है, elbow joint, knee joint, hinge joint, याद है. between carpals, gliding joint, between tarsals, gliding joint. Joint topic done. Bone mass decreased than arthritis, एक बार और. जॉइंट एक्ट एज ए फल्क्रम. तो हमारे पास ये पूरा टॉपिक फिनिश है, पहला चैप्टर समाप्त, स्केलेटल सिस्टम. चलिए, तो मॉड्यूल नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल सॉल्व और ये क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? और देखेंगे अगर हुआ तो एक चैप्टर और लेंगे. ओके, थैंक यू.